हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस छोटी सी बट इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में कि इंटरव्यू में जो टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाता है, आपको पढ़ाने के लिए कुछ समय दिया जाता है, उस इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये आपके इंटरव्यू की पूरी दिशा को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और जो आगे इंटरव्यू में आपके साथ होने वाला है उसकी नींव और फाउंडेशन ये टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए डालता है। इसके साथ साथ ये वीडियो जो एडवर्टीजमेंट 51 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और कहीं ना कहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे वो उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हों, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर या वेस्ट बंगाल असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हों, या उसके बाद में जो जीडीसी की यूपी में भर्ती आती हैं उसमें भी टीचिंग का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जो वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं उससे आपको कहीं अगर हेल्प मिलती है तो आपको अगर ये चैनल यूज़फुल मालूम देता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, क्योंकि इंटरव्यू में जो डेमो कराया जाता है, आपको पढ़ाने के लिए बोला जाता है, आपको कुछ टॉपिक अपने सब्जेक्ट के चूज़ करने हैं और वो टॉपिक ऐसे एरियाज से होने चाहिए, ऐसे सेक्शन से होने चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों और आपको वो पढ़ने में मज़ा आता हो। क्योंकि टॉपिक चूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि सब आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया और उसके बाद में उसको डिटेल से पढ़ के पढ़ा दिया। जब आप कोई टॉपिक चूज़ करें तो उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन, उसके आसपास की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आपका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इतना कंसेप्ट क्लियर हो कि अगर आप नींद में भी हों तब भी उस कंसेप्ट को, उस चीज़ को समझा सकते हैं। जहाँ तक कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टीचिंग का, अगर आपको कोई कंसेप्ट अच्छे से आता है, किसी कंसेप्ट के बारे में अगर आपकी जानकारी बहुत पुख्ता है, आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा है, आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जो पूरा कंसेप्ट है, पूरे सिद्धांत हैं, वो आपके दिमाग में है सारी चीज़ें, तभी आप नए इंटरव्यू पैनल के सामने या बहुत सारे लोगों के सामने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करें, जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है, आप कुछ टॉपिक को टारगेट करें और आपको टीचिंग डेमो के लिए सिर्फ एक टॉपिक को तैयार नहीं करना, बल्कि 2-4 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो सपोज़ आपने कोई टॉपिक चूज़ किया टीचिंग डेमो के लिए, तो उस टॉपिक के इर्द गिर्द की जो जानकारी हैं, उस कंसेप्ट के आसपास से जुड़ी जो चीज़ें हैं, वो आपको थोरोली पढ़नी पड़ेंगी, वो आपकी हेल्प करेंगी। तो दूसरी जो बात ध्यान रखने वाली है वो है प्रैक्टिस। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन की प्रैक्टिस के बिना आप इंटरव्यू पैनल के सामने नहीं पढ़ा सकते। आप घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका नेगेटिव असर आपके इंटरव्यू पर पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप वाइट बोर्ड पर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन की प्रैक्टिस करें। आपको जो कंसेप्ट आपने चूज़ किए हैं पढ़ाने के लिए, जो टॉपिक आपने डिसाइड किए हैं, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, जिसके आसपास की थॉरो जानकारी आपके पास है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करें। और ये जो वाइट बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा है। जहाँ आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पे वाइट बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो इसी तरीके का मार्कर होता है। तो इस ऐसे ही मार्कर के साथ आप लिखने की प्रैक्टिस भी वाइट बोर्ड पर करें, जिससे कि आपका हाथ उस समय चल पाए। जो लोग ऑलरेडी टीचिंग में हैं या वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या वो उनका सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी के थ्रू हो चुका है, तो उनके तो प्रैक्टिस में वो चीज़ होगी, लेकिन फिर भी इंटरव्यू पैनल के सामने पढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप एक वाइट बोर्ड परचेज़ कर लें और उस पर लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हमको अंदाज़ा ये नहीं लग पाता कि हमें कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है।
और ये जो मार्कर होता है ये फिसलता है। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से नहीं है लिखने की तो आपकी लाइन टेढ़ी हो सकती है या लिखने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो सब दूसरा काम आपको ये करना है कि वाइट बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, हेडिंग लिखने की, पॉइंट्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और उसके साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करते हैं या जो और भी लोग हैं उनके सामने आप जो टॉपिक आपने चूज़ किए हैं टीचिंग डेमो के लिए उसको पढ़ाने की प्रैक्टिस करें और उनका फीडबैक लें कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो मैं बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं वो क्लियर हैं। तो आपको वाइट बोर्ड पर टीचिंग डेमो की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं या लोगों के सामने जो बोलते हैं वो एक अलग कंडीशन होती हैं, और इंटरव्यू पैनल के सामने जब हम पढ़ाते हैं तो अलग तरीके की नर्वसनेस और डर होता है। तो उसे निकालने के लिए आपके कंसेप्ट पर जो भी टॉपिक आपने चूज़ किए हैं उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पूरा कंसेप्ट, पूरी A to Z जानकारी और पूरा प्लान, कहाँ से आपको शुरू करना है, इंट्रो में क्या चीज़ें बोलनी हैं, उसके साथ में क्या क्या चीज़ें हमें कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करके उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, वो आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। आपको उसको रिकॉल करना नहीं पड़े पढ़ाते समय, वो खुद ब खुद आपके अंदर से आना चाहिए। इतना रिहर्सल आपको करना है, इतनी गहरी पकड़ आपको उन टॉपिक्स पे बनानी है कि कहीं भी आपको रिकॉल करना नहीं पड़े, कहीं आप रुकें नहीं, फ्लो के साथ चीज़ें पढ़ाते चले जाएं। तो ऐसा इंप्रेशन आपको इंटरव्यू पैनल पर छोड़ना है उन लिमिटेड टाइम में कि ये कहीं ये महसूस ना हो कि आप कहीं पे रुक रहे हैं या आप रिकॉल कर रहे हैं। इस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं और जो हमारे ऑडियंस हैं उसके सामने चीज़ें हम बोलते हैं, और अगर बीच में हम चीज़ें रिकॉल करने लगते हैं और बीच में हम पॉज हो जाएं, रुक जाएं या कोई चीज़ रिकॉल करने लगें, भूल जाएं, तो इसका बहुत नेगेटिव असर ऑडियंस पे पड़ता है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है टाइम। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू डेमो जब आपका होता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि टोटल जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन आपकी होती है वो 10 से 15 मिनट के बीच में होती है। तो इस टाइम में टीचिंग के अलावा वो आपके सब्जेक्ट से और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो टीचिंग को हार्डली वो 5 से 6 मिनट के बीच में देते हैं आपको। तो उस लिमिटेड समय का आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपको जो 5-6 मिनट मिले उसमें आपने भूमिका ही बनाई, इंट्रोडक्शन ही दिया और वो टाइम आपका पूरा हो गया। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, पूरी तरीके से आप प्रिपेयर्ड मेंटली होने चाहिए कि सीधे आपको जाके चीज़ें स्टार्ट करनी हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें स्टार्ट करनी है। किसी तरीके का आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप टीचिंग डेमो के लिए जाते हैं वाइट बोर्ड पर, जनरली ये होता है कि इंटरव्यू पैनल आपके चॉइस के टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको मौका देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस भी सुनने में आते हैं, लेकिन ऐसे केसेस की संख्या बहुत कम है। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि इंटरव्यू पैनल ही टॉपिक दे देता है कैंडिडेट के लिए टीचिंग डेमो के लिए कि आपको इस पे पढ़ाना है, इस पे कुछ बताइए, कैसे समझाएंगे आप हमें। तो इस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से समझते हैं कि पूरे जो सब्जेक्ट का एक दायरा होता है, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो पूरे सिलेबस की A to Z तैयारी होना हर एक टाइम पर, कि किसी समय आप हर टॉपिक को नहीं पढ़ा सकते, थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए होती है और पहले से थोड़ी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं पढ़ाने के लिए। तो इस केस में अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, वैसे ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। इंटरव्यू पैनल आपसे आपकी चॉइस के टॉपिक पे पढ़ाने के लिए बोलता है, वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। लेकिन इन केस अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि वो आपको 5 से 6 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू में टीचिंग डेमो के लिए नहीं देंगे। तो उस टाइम में आप, अगर आपको जानकारी ज़रूर होगी जो भी टॉपिक वो देंगे उसके बारे में, तो उसके बारे में आप बताएं, इंट्रोडक्शन दें और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें। इतने के बाद ही वो आपको बुला लेंगे कि आ जाइए, अब आपका हो गया। तो आप इस चीज़ को सोच के परेशान ना हो अगर ऐसा आपके साथ हो जाए। वैसे ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो ऐसा टॉपिक दे दें कि आपकी चॉइस का टॉपिक ना हो और आपने उस पर ज़्यादा प्रिपरेशन ना की हो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा जो टॉपिक उन्होंने दिया है वो पूरे का आपका टीचिंग डेमो नहीं देखेंगे। वो आपको 2 से 4, 5, 6 मिनट देंगे, उसमें जो भी चीज़ें आप शुरू की बताएं। जब आपको मालूम है कि हमें आगे की चीज़ें ज़्यादा नहीं पता हैं तो आप शुरू में ज़्यादा टाइम ले लें।
वो आपकी स्किल ये नहीं देखना चाहते कि आपको जानकारी कितनी है। जानकारी जो नॉलेज है सब्जेक्ट की, वो तो आपकी टेस्ट हो चुकी है, वो तो आपने जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर है। लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके बोलने का तरीका है, आपके समझाने का तरीका है, और किस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से बोर्ड पे चीज़ें लिखते हैं और सामने वाले को बताते हैं, इन चीज़ों पे वो देखना चाहते हैं। तो इस केस में अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, कोई अननोन टॉपिक वो दे दें या आपकी उस पर बहुत प्रिपरेशन नहीं है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप उसके आसपास की चीज़ें उस टाइम को मैनेज कर लें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपको जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, जिसकी आपने तैयारी की है टीचिंग डेमो के लिए, उसकी A to Z जानकारी आपको होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और सिर्फ उन टॉपिक की नहीं, बल्कि उन टॉपिक से जुड़ी जो चीज़ें हैं, वो टॉपिक जिस सेक्शन से सब्जेक्ट के आते हैं, उस पूरे सेक्शन की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, और वो ये टीचिंग डेमो जो कराते हैं जनरली शुरू में कराते हैं इंटरव्यू के, उसके बाद में आपसे सवाल पूछते हैं। जब टीचिंग डेमो आप देंगे तो आप जो भी बोलेंगे, जो कंसेप्ट, जो टॉपिक आपने चूज़ किए हैं पढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियस है कि उससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, फॉलो अप क्वेश्चंस बनेंगे, उससे इंटरव्यू पैनल आपसे सवाल पूछेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियोज़ में, इंटरव्यू पैनल के पास कोई भी चार्ट लिस्ट नहीं होती कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं सब्जेक्ट से। तो इस केस में क्या होता है, जो भी चीज़ें आपके द्वारा बोली जाती हैं, जो शब्दावली सब्जेक्ट की यूज़ की जाती है, या जो नए टर्म्स आते हैं या कंसेप्ट आते हैं ध्यान में, तो इंटरव्यू पैनल उन्हीं से क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्योंकि पहले से वो प्रिपेयर्ड नहीं होते सवाल पूछने क्या हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जिस टॉपिक पे आप पढ़ाएंगे, टीचिंग डेमो देंगे, उससे फॉलो अप क्वेश्चंस बनने ही हैं, कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक हिसाब से ये एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको कभी अपने हाथ से जाने ना दें। वो इसलिए क्योंकि ये जो टीचिंग डेमो के लिए टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, इसके आसपास की जानकारी आपने जुटा चुके हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, एक नोट डाउन करना है क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को प्रेजेंट करूं और मैं ये बोलूं और इसके बारे में पढ़ाऊं, तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं क्या क्या चीज़ें बोलूँगा टीचिंग डेमो में जहाँ से सवाल उठ सकते हैं, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है, एक नोट डाउन करनी है चीज़ें कि क्या क्या क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी अच्छे से तैयारी आपको करनी है। वो आपकी इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगे। उससे 2-4 क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछेंगे उस सेक्शन से, क्योंकि माना ये जाएगा इंटरव्यू पैनल की नज़र में कि जो टॉपिक आपने अपनी चॉइस से चूज़ किया है पढ़ाने के लिए, उसमें आपकी समझ है, वो आपका इंटरेस्टेड एरिया है, वो आपका बेस्ट एरिया है। तो अगर उस बेस्ट एरिया में आप असफल होते हैं बताने में उनके क्वेश्चंस, तो ये बहुत नेगेटिव असर जाएगा इंटरव्यू पैनल पर। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर पूछे जाते हैं, और ऑब्वियसली क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल ये पूछता है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो आपने पढ़ाया है, तो वो आप तैयार करके चलें, और इसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू में मिलेगा। क्योंकि आपके इंटरव्यू का शुरुआती जो टाइम होगा टीचिंग डेमो का होगा, उसके बाद में वो क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपका आधा इंटरव्यू तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इससे आपका होगा क्या कि आपका इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। शुरू के जो आप 2, 4, 5, 6 क्वेश्चंस आप बता देंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और आपका जो मनोबल है, जो कॉन्फिडेंस है इंटरव्यू में जो हमें चाहिए होता है, वो आपका बूस्ट हो जाएगा। आपकी झिझक, हेजिटेशन और जो डर है वो भी ऑलमोस्ट निकल जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसमें आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत अच्छे से काम करेगी, आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए ये काम आपको ज़रूर करना है, एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है, एक प्लानिंग के तहत आपको चीज़ें बना के चलनी हैं। क्योंकि इंटरव्यू पैनल के पास तो कोई भी प्लानिंग नहीं है कि हम कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्यों ना हम प्लानिंग करें अपने इंटरव्यू की, कि जहाँ से हम चाहते हैं कि इंटरव्यू पैनल हमसे क्वेश्चंस पूछे, क्यों ना उस एरिया को हम हिट करें, उसी एरिया से हम टॉपिक को चूज़ करें पढ़ाने के लिए, और उसी एरिया से हम इंटरव्यू पैनल के लिए एक हिंट दें कि आप यहाँ से क्वेश्चंस पूछें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरव्यू पैनल। इंटरव्यू पैनल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हायर का यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है उसमें टोटल 4 लोग होते हैं। एक तो बोर्ड मेंबर होते हैं और 3 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं।
तो आमतौर पे हमारे अंदर ये बायसनेस आ जाती है, जब भी हमसे टीचिंग के लिए कहा जाता है तो हमें पहले से ये पता होता है कि जो सामने हमारे बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और उसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने में आया हूँ। तो हम ये अंदर से मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी चीज़ इन्होंने हमसे पूछी है पढ़ाने के लिए या जो भी टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं वो तो इन्हें पहले से ही मालूम है, ये ऑलरेडी जानते हैं। तो चीज़ों को हम समझाने की कोशिश नहीं करते, ये एज्यूम कर लेते हैं इन्हें तो पता ही है, और चीज़ों को ऊपरी सतह से बोलकर, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बोलकर हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इंटरव्यू पैनल के लिए जो भी सामने आपके बैठे हैं उनको स्टूडेंट मान के चलना है। जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है पढ़ाने के लिए या आपको दिया गया है तो उसके बारे में इंटरव्यू पैनल बिल्कुल नहीं जानता। आपको उन्हें चीज़ें समझानी हैं कि कितनी आसान भाषा में और कितने सरल तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। इसमें आपकी उपलब्धि है, इसमें आपका अचीवमेंट है। तो कभी भी अपने दिमाग में ये एज्यूम ना करें कि इंटरव्यू पैनल सारा सब चीज़ें जानता है तो हमें इनको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको जो इंटरव्यू पैनल है, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको एंगेज रखना है। आपके टीचिंग के दौरान आप जब भी कोई चीज़ पढ़ाएं तो आप उनसे आई कांटेक्ट बनाएं, उनकी तरफ देखते रहें, और जब चीज़ें आप बताने लगें उसके बाद में आप मैप का यूज़ कर सकते हैं वाइट बोर्ड पर, अगर आपके कंसेप्ट की, आपके टॉपिक की डिमांड है, और आप फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, और आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं अपने कंसेप्ट को और टॉपिक को समझाने के लिए। आप स्टोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऐसे मीन्स हैं जो आपकी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ज़्यादा ईजी बनाते हैं, सामने वाले की अटेंशन को गेन करते हैं, उन सारे मीन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका पैनल इंगेज हो, आपकी बातों को सुने और आपके साथ जुड़ा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचिंग डेमो आप जो दे रहे हैं वो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और बाकी इंटरव्यू पैनल अपना अलग ध्यान पे लगा हुआ है और आप अपनी बात को बोले जा रहे हैं। ऐसा ना हो, आपको इंटरव्यू पैनल को साथ में लेके चलना है, उन्हें इंगेज रखना है, उनकी तरफ देखते रहना है, चीज़ों को बताना है, और उसके बाद में इन सारे चीज़ों का यूज़ आप करेंगे तो आपका जो टीचिंग डेमो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पैनल पर। अगली क्रूशियल जो चीज़ है आपके टीचिंग डेमो के लिए वो है आपके सब्जेक्ट की शब्दावली और टर्मिनोलॉजी। क्योंकि जब भी आप पढ़ाएंगे, जिन जिन शब्दों का आप यूज़ करेंगे, जिन जिन सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी का आप यूज़ करेंगे, आप बहुत केयरफुल तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में आपको पता ना हो, आप जानते ना हो, उस शब्दावली का यूज़ ना करें। जिन जिन शब्दावली को आप बोलने वाले हैं, प्रैक्टिस के दौरान या जो तैयारी आप करें उसके दौरान उनके बारे में पढ़ लें, जानकारी जुटा लें। तो शब्दावली का आपको बहुत ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ जब आप सब्जेक्ट की चीज़ पढ़ाते हैं तो आपके सामने जो काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं और आपके सब्जेक्ट के हैं, तो आपको शब्दावली का यूज़ ज़रूर करना है। शब्दावली का यूज़ आप करेंगे तो उससे आपके बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि शब्दावली का वो मतलब पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। और अगर आप शब्दावली का यूज़ नहीं करते तो आपके जो टीचिंग डेमो है उसमें गहराई नहीं आएगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें अपने टीचिंग डेमो के दौरान जिसके बारे में पुख्ता जानकारी या कंप्लीट जानकारी आपके पास ना हो। कभी कभी ये होता है टीचिंग के दौरान जब आप पढ़ा रहे होते हैं डेमो में, तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो बीच में कोई चीज़ बोल देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि आपने ये चीज़ जो बताई है वो ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं थी। तो इस केस में आपको सफाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, कि बहुत सारे लोग क्या है सफाई देने लग जाते हैं, आर्गूमेंट करने लग जाते हैं। आपको ध्यान से उनकी बात को सुनना है, चीज़ों को ध्यान से पोलाइटली सुनना है, और सुनने के बाद कहना है ठीक है सर, मैं आगे से इस चीज़ का ख्याल रखूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। अगला पॉइंट है आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ बहुत मैटर करती है। आपकी आवाज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा साफ़ आपकी आवाज़ होनी चाहिए, और आपका जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन भी आपका बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल आप रखें, बहुत तेज़ ना बोलें। जितने रूम की जो लंबाई चौड़ाई है, जिससे जो आपका इंटरव्यू पैनल सामने बैठा है वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए, वो अच्छे से सुन लें। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और इतने धीरे भी ना बोलें, इतनी जल्दी भी ना बोलें कि इंटरव्यू पैनल समझ नहीं पाए, उन्हें आपसे ये कहना पड़े कि आपने क्या बोला, दोबारा बताएं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आप इसका ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रैक्टिस आप पहले से कर लें। कितनी स्पेस के साथ आपको बोलना है
बहुत जल्दी भी आपको नहीं बोलना है, हाई पेस के साथ जल्दी जल्दी कभी कभी हम बोलते हैं तो ये हमारी घबराहट को, तो बहुत जल्दी नहीं बोलें और बहुत स्लो भी नहीं बोलें क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपका पेस होना चाहिए मीडियम, ना ही बहुत जल्दी जल्दी और ना बहुत स्लो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और आवाज़ आपकी बहुत ज़रूर साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका जब सिलेक्शन होगा और आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे डिग्री कॉलेज में, तो आपको यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना है। तो उस केस में अगर बड़े बड़े रूम्स होते हैं, कभी कभी तो 100 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, लंबा रूम होता है, आपके जो विचार हैं या आप जो पढ़ाना चीज़ें चाहते हैं, जो चीज़ें कन्वे करना चाहते हैं, वो सामने वाले तक कन्वे नहीं हो पाती। तो इससे बचने के लिए अगर कहीं में किसी तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ है तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लोगों के सामने आप टीचिंग डेमो दें और अगर उनसे फीडबैक भी लें, ऑनेस्ट फीडबैक लें, जो ईमानदारी से वो लोग बताएं कि कहाँ पे दिक्कत है, आपके बोलने में कोई इशू तो नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आपका साफ़ है, आवाज़ आपकी प्रॉपर समझ में आती है, आपकी बातों में ठहराव है या नहीं है। जल्दी हमें आपको नहीं करना, आपकी बात में ठहराव होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल भी आपको टीचिंग डेमो के दौरान रखना है। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आपका मीडियम क्या हो पढ़ाने के लिए। ज़्यादातर कैंडिडेट्स का जो हिंदी मीडियम है, जो उन्होंने जिस मीडियम से पढ़ाई की है, तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम से ही आपको टीचिंग करनी है, उसी मीडियम से आपको पढ़ाना है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश होता है, लेकिन यूपी में सारे कॉलेज ऐसे हैं, जितने भी एडेड कॉलेज हैं, सब जगह हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। तो जिनका इंग्लिश मीडियम रहा है तो वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ाने की प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट की थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हिंदी में जान लें, क्योंकि इंटरव्यू पैनल आपकी बात को समझ तो लेगा, लेकिन ये एक सवाल आपसे वो पूछ सकता है कि अगर आप हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, हिंदी में अगर आप नहीं पढ़ा पाते हैं चीज़ों को, तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, तो उनको कैसे आप समझा पाएंगे। एक सवाल ये उठ सकता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम रहा है तो आप हिंदी के भी टर्म सीख लें, हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर लें और दोनों लैंग्वेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इंटरव्यू में मीडियम का कोई इशू नहीं आता, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देते हैं कभी कभी, और जब वो आंसर देते हैं आप, तो आपके आंसर से वो समझ जाते हैं कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा होगा, तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में टीचिंग डेमो के बारे में हमने कुछ बातें बताई, ये और भी बातें हो सकती हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियो और आएंगी, उस वीडियोस में हम इन चीज़ों को हाईलाइट करते चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।